हे गाइस, दिस इज अंकित एंड आई वेलकम यू ऑन रिव्यूज एंड अपडेट्स। और आज मैं आपके लिए लेके आया हूँ स्कैम 1992 द हर्षद मेहता की कंप्लीट स्टोरी। ट्वेंटी सेकेंड अप्रैल 1992 इस दिन एसबीआई का एक एम्प्लॉय शरद बिलारी टाइम्स ऑफ इंडिया के ऑफिस पहुंचकर जर्नलिस्ट सुचेता को एसबीआई में हो रहे 500 करोड़ के फ्रॉड के बारे में बताता है और ये भी बताता है कि इस फ्रॉड के पीछे हर्षद मेहता है, जो 1992 में इंडिया का सबसे बड़ा एडवांस टैक्स पेयर था। तो ये कहानी है इंडिया के सबसे बड़े फाइनेंशियल स्कैम की। कहानी फिर फ्लैशबैक से दिखाई जाती है, जहां हमें पता चलता है कि हर्षद मेहता का पहला प्यार क्रिकेट था, लेकिन फैमिली को सपोर्ट करने के लिए उसने तरह तरह के जॉब्स किए, पर फिर भी पैसों की दिक्कत रहती थी। कहानी फिर दिखाई जाती है 1979 में, जहां हमें पता चलता है कि हर्षद की शादी हो चुकी है और एक रोज़ वो अपने भाई से जॉब चेंज करने की बात करता है और वो शेयर मार्केट के ज़रिए पैसे कमाना चाहता है। आगे हम देखते हैं कि हर्षद एक ट्रेडिंग कंपनी में एज अ जॉबर काम शुरू करता है। जॉबर वो इंसान होता है जो ब्रोकर के कहने पे शेयर्स को मार्केट में खरीदता है या बेचता है, और जॉबर को मार्केट मेकर भी कहते हैं। और काम के सिलसिले में हर्षद भूषण से मिलता है, जो एक एक्सपीरियंस जॉबर है, और वो हर्षद को मार्केट की जानकारी देता है और मार्केट के बड़े प्लेयर्स के बारे में बताता है, जैसे बेयर कौन है और बुल कौन है। वैसे मार्केट में बेयर उसे कहते हैं जो मार्केट जब तेजी में हो तो खींच के उसे मंदी की ओर लेके जाता है, और मार्केट जितना मंदी में रहेगा बेयर्स के लिए उतना फ़ायदा होता है। और बुल वो होता है जो मार्केट को हमेशा ऊपर रखता है। आगे हमें बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज का रिंग दिखाया जाता है और पता चलता है कि वहाँ डीलिंग्स कैसे होती है। और पहले दिन हर्षद से 2000 का नुकसान हो जाता है, पर एक साल में वो वन ऑफ द बेस्ट जॉबर बन जाता है। आगे हम देखते हैं कि हर्षद इनसाइडर ट्रेडिंग के बारे में जानना चाहता है, जिससे वो कंपनी के अंदर की खबर रख पाएगा और स्टॉक मार्केट में अपनी पकड़ बना सकेगा और ज़्यादा से ज़्यादा नोट छाप पाएगा। फिर हर्षद ट्रेड यूनियन के लीडर से मिलने पहुंचता है और उससे डील करता है कि वो उसे फैक्ट्री के अंदर की खबर बताए, जैसे कब प्रोडक्शन बढ़ने वाला है, कब हड़ताल होने वाला है, क्योंकि ऐसे ही न्यूज़ से मार्केट रिएक्ट करता है। हर्षद फिर कहता है कि इससे जो भी फ़ायदा होगा उसका एक हिस्सा वो वर्कर्स फंड में डाल देगा। हर्षद फिर इसी तरह से इनसाइडर ट्रेडिंग करना शुरू करता है और जिस भी कंपनी की उसे अंदर की खबर मिलती है वो उस कंपनी के शेयर्स को टारगेट करना शुरू करता है, और कभी बेयर बन के तो कभी बुल बन के प्रॉफिट कमाता है। मार्केट के बारे में अच्छी खासी नॉलेज होने के बाद हर्षद अपना जॉब छोड़ अपने भाई अश्विन के साथ मिलकर खुद की ट्रेडिंग कंपनी खोलता है। फिर हम देखते हैं कि हर्षद की मार्केट में अच्छी खासी रेपुटेशन बन चुकी है और वो एक छोटे कंपनी के कम दाम वाले शेयर्स को बल्क में खरीद कर मार्केट में अफवाह फैलाना चाहता है, और जैसे ही शेयर्स के दाम बढ़ते हैं तो वो शेयर्स को बेच देगा। तो कम दाम में खरीद कर उसे ज़्यादा दाम में बेच उससे प्रॉफिट कमाना चाहता है, पर शेयर्स खरीदने के लिए उसके पास पैसे कम पड़ रहे हैं। पैसों का इंतजाम करने के लिए वो प्रणब सेठ से मिलता है, जो मार्केट का बुल है, और अपनी स्कीम बताता है, पर वो राज़ी नहीं होता। फिर हर्षद उसे डेमो दिखाकर पैसे इन्वेस्ट करवाने के लिए राज़ी कर लेता है और आगे के लिए 50-50 की पार्टनरशिप करता है। कहानी फिर 1982 में पहुंचती है, जब मार्केट क्रैश हो जाता है और हर्षद के उसमें 10 लाख रुपए घुस जाते हैं। आगे हम देखते हैं कि हर्षद ने जिससे 10 लाख रुपए लिए थे उसमें से 3 लाख लौटा चुका है, और बाकी के 7 लाख के लिए हर्षद के पिता घर के गहने और फ्लैट के कागजात गिरवी रखवाने जाते हैं। और आगे हम देखते हैं कि हर्षद के पिता की मृत्यु हो जाती है। हर्षद को मार्केट की नॉलेज तो है, पर पैसे नहीं है इन्वेस्ट करने के लिए। जिनको हर्षद ने टिप दिया था वो अभी भी कमा रहे हैं। हर्षद फिर ग्रोमोर नाम की कंसल्टेंसी फर्म खोलता है और उसे इन्वेस्टर्स भी मिल रहे हैं, और कुछ ही दिनों बाद हर्षद की ट्रेडिंग कंपनी जो बंद हो गई थी वो भी खुल जाती है। फिर हर्षद रिसर्च कर ये बताता है कि दुनिया में सबसे ज़्यादा चाय का प्रोडक्शन अफ्रीका में होता है और इंडिया चौथे नंबर पे है। पर बेमौसम बारिश होने के कारण अफ्रीका में प्रोडक्शन कम हो गया है और डिमांड की सप्लाई कर इंडिया इसका फ़ायदा उठाएगा, क्योंकि इस बार इंडिया का एक्सपोर्ट डबल होने वाला है। और हर्षद फिर चाय की प्रोडक्शन करने वाली कंपनीज़ में इन्वेस्ट करता है। आगे हम देखते हैं कि हर्षद कुछ कॉर्पोरेट क्लाइंट्स को अपनी कंपनी के बारे में बताता है कि कैसे वो रिसर्च एंड एनालिसिस कर अपने क्लाइंट्स को फ़ायदा करवा रहा है। फिर वो कॉर्पोरेट क्लाइंट्स हर्षद के कंसल्टेंसी फर्म्स के जरिए मार्केट में इन्वेस्ट करते हैं। वहीं दूसरी ओर सुचेता को फॉर्च्यून मैगजीन की तरफ से फाइनेंशियल जर्नलिस्ट का जॉब मिलता है, और देवाशीष जो फॉर्च्यून मैगजीन का एम्प्लॉई है उसे बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज की जानकारी देता है। आगे हम देखते हैं कि हर्षद भूषण को उसकी कंसल्टेंसी फर्म ज्वाइन करने को कहता है और उसका कंसल्टेंसी फर्म भी चल पड़ता है। कहानी फिर 1984 में पहुंचती है, जब इंदिरा गांधी का असैसिनेशन होता है और राजीव गांधी को प्राइम मिनिस्टर बनाया जाता है, और ऐसी अटकलें लगाई जाती है कि राजीव गांधी ज़्यादा समय तक प्राइम मिनिस्टर नहीं रह पाएंगे। और तभी मार्केट का दूसरा बड़ा प्लेयर मनु मुंद्रा, जो बेयर है, इसका फ़ायदा उठाकर मार्केट को मंदी की ओर लेके जाना चाहता है।
वहीं हर्षद की प्रेडिक्शन है कि राजीव गांधी लंबे समय के लिए प्राइम मिनिस्टर रहने वाले हैं, और जहां प्रणव चाहता है कि जल्द से जल्द शेयर्स को बेच दिया जाए, तो हर्षद कहता है कि ये बेचने का नहीं, खरीदने का टाइम है। और बेयर्स मार्केट को जितना नीचे दबा रहे हैं, मार्केट उतना ही ऊपर जाएगा। जो कि मार्केट की पोजीशन अभी अच्छी नहीं है, तो शेयर्स कम दाम में मिल रहे हैं, तो हर्षद उन शेयर्स को खरीदना चाह रहा है, और जब मार्केट उछलेगा तो उन्हें बेचकर अच्छा प्रॉफिट कमा पाएगा। वहीं भूषण हर्षद को कॉल कर कहता है कि मनु मुंद्रा शॉर्ट कर रहा है। मार्केट में शॉर्ट सेलिंग का मतलब है जैसे आपको लगे कि किसी कंपनी के शेयर्स के दाम घटने वाले हैं, तो आप ब्रोकर से कहकर उस कंपनी के 10 शेयर 100 रुपये में बेचते हो, और बाद में शेयर्स के दाम घटने पे उसे दोबारा खरीद लेते हो। तो 100 रुपये में बेचकर अगर 80 में खरीदे तो एक शेयर पे 20 रुपये का फायदा। और भूषण भी हर्षद को इंद्रॉल के शेयर्स बेचने को कहता है, पर हर्षद नहीं मानता, और बदले में अपने क्लाइंट्स को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर्स खरीदने को कहता है। जहां मनु मुंद्रा और उसके साथी सोच रहे थे कि इंद्रॉल के शेयर्स के दाम गिरेंगे, तो वहीं हर्षद गेम बदल देता है, और उसके एफर्ट से इंद्रॉल के शेयर्स के दाम बढ़ जाते हैं। 16 महीनों तक हर्षद बिना किसी बैकअप प्लान के सिर्फ खरीदता रहा, और फिर 1986 के एनुअल बजट में लिबरलाइजेशन पॉलिसी को भुला दिया गया, और मार्केट में डर का माहौल बन गया। और इसी का फायदा मनु मुंद्रा हर्षद के अगेंस्ट उठाना चाहता है, और वह हर्षद के फेवरेट कंपनी स्पिक के स्टॉक्स को टारगेट करता है, और इसी के साथ साथ उसके रेपुटेशन को भी गिराना चाहता है। वो मार्केट में ऐसा अफवाह फैलाना चाहता है कि हर्षद ने अपने इन्वेस्टर्स के स्पिक के शेयर्स में 1 करोड़ से भी ज़्यादा का घाटा करवा दिया है, और अब ग्रो मोर के पास फंड्स नहीं है, और वो अपने पेमेंट्स में डिफ़ॉल्ट कर जाएगा। लेकिन हर्षद को इसकी खबर हो जाती है, और वो अपना नाम बचाने के लिए अपने सारे ड्यूज एडवांस में ही क्लियर कर देता है। और ऐसा कर वो मार्केट में मैसेज देना चाहता है कि ग्रो मोर के पास फंड्स की कमी नहीं है। तो जहां मनु मुंद्रा ब्लैक कोबरा है, तो हर्षद मेहता मॉन्गूज। आगे हम देखते हैं कि 1986 के क्रैश में हर्षद ने अपना नाम तो बचा लिया, पर उसे अब ये पता चल चुका है कि अपने जेब से पैसे भर भर के वो बड़े स्केल पे धंधा नहीं कर सकता, और अब बड़े स्केल और बड़े फंड्स के लिए वो इंस्टीट्यूशनल ब्रोकिंग में इन्वॉल्व होना चाहता है, जिसके लिए वो यूनिट ट्रस्ट ऑफ इंडिया के चेयरमैन MJ फेरवानी से मिलता है। पर फेरवानी हर्षद के साथ बिजनेस नहीं करना चाहता, क्योंकि फेरवानी का हर्षद के कंपनी के साथ पहले बैड एक्सपीरियंस रह चुका है। फिर हम देखते हैं कि हर्षद एक पार्टी में पहुंचता है, जहां उसकी मुलाकात अजय केडिया से होती है, जिसने 1982 वाला क्रैश कराया था, जिसमें हर्षद को 10 लाख का लॉस हुआ था। हर्षद फिर खुद को अजय केडिया के सामने इंट्रोड्यूस करता है, पर केडिया उसे एटीट्यूड दिखाकर चल देता है, और हर्षद की जल जाती है। प्रणव फिर केडिया के एटीट्यूड का राज बताता है। केडिया का खानदानी ट्रेडिंग का धंधा है, और वह शेयर मार्केट के साथ साथ मनी मार्केट में भी डील करता है। वैसे मनी मार्केट वो मार्केट है जो शॉर्ट टर्म में डीलिंग्स करता है, जैसे गवर्नमेंट सिक्योरिटीज एंड पब्लिक सिक्योरिटी यूनिट्स के बॉन्ड्स में। जहां शेयर मार्केट का डेली वॉल्यूम 10,000 करोड़ है, वहीं मनी मार्केट का 2 लाख करोड़, हेंस एटीट्यूड। अब हर्षद को भी मनी मार्केट में एंट्री लेना है, और इसके लिए वो मनी मार्केट की पूरी नॉलेज लेता है। मनी मार्केट के हर ट्रांजैक्शन का सबसे इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट होता है SGL नोट, यानी सब्सिडियरी जनरल लेजर, जिसे फिर RBI के पब्लिक डेथ ऑफिस में डिपॉजिट किया जाता है। पब्लिक डेथ ऑफिस के पास ट्रांजैक्शन के सारे यूनिट्स का हिसाब होता है, लेकिन ब्रोकर्स और बैंक्स की ये शिकायत रहती है कि SGL की वजह से ट्रांजैक्शन स्लो हो जाता है, और हर्षद कहता है कि वो SGL की जगह BR यानी बैंक रिसिप्ट यूज़ करने वाला है। मनी मार्केट में एंट्री लेने के लिए हर्षद सिटी बैंक में KS त्यागी से मिलता है, जो मनी मार्केट के डीलिंग्स को हैंडल करता है, और वो हर्षद को बिजनेस देने से साफ साफ मना कर देता है। हर्षद फिर बैंक ऑफ अमेरिका के ट्रेजरी चीफ नीरज चोपड़ा से मिलता है, जो ये बताता है कि सिटी बैंक पूरे मनी मार्केट को चला रहा है, और इसे एक कार्टेल बना दिया है, और KS त्यागी उस कार्टेल का बॉस, और सिटी बैंक किसी भी आउटसाइडर को इसमें एंट्री करने नहीं देता। हर्षद फिर सिटी बैंक के अगेंस्ट छोटे छोटे बैंक्स के साथ मिलकर अपना कार्टेल खोलता है, और उन्हें बिजनेस भी मिलता है, पर वॉल्यूम बहुत कम है। वॉल्यूम बढ़ाने के लिए हर्षद फिर SBI को अप्रोच करता है, और SBI हर्षद को बिजनेस देने के लिए तैयार हो जाता है। और आगे हम देखते हैं कि हर्षद मनी मार्केट से पैसा उठाकर शेयर मार्केट में इन्वेस्ट करना शुरू कर देता है, और इस तरह से बुल्स की बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज में फिर से वापसी हो जाती है। बैंक्स जल्द से जल्द बिजनेस लाने के लिए फंड्स को ब्रोकर्स के अकाउंट में ट्रांसफर कर देते थे, और ये पैसा कभी कभी 10 से 15 दिनों तक हर्षद के अकाउंट्स में पड़ा रहता था, और उस पैसों को वो शेयर मार्केट में इस्तेमाल कर शेयर्स के प्राइस को बढ़ा देता, और इस तरह से हर्षद पैसा ही पैसा बनाते जा रहा था। हर्षद के इस रवैये से त्यागी और केडिया गैंग थ्रेटन महसूस करने लगे थे, और फिर वो अपने बैंकिंग फंड्स का इस्तेमाल कर मार्केट में शॉर्ट सेलिंग स्टार्ट करना शुरू करते हैं। आगे हम देखते हैं कि स्टैंड चार्ट को 200 करोड़ की सिक्योरिटीज चाहिए, और बैंक्स के पास इतना बड़ा अमाउंट देने की कैपेसिटी नहीं है। हर्षद फिर एक बैंक को अप्रोच करता है, और वो चाहता है कि बैंक बिना सिक्योरिटी के स्टैंड चार्ट को BR इशू कर दे। हालांकि ये इलीगल है, पर फिर भी हर्षद उस बैंक को कन्विंस कर लेता है PR इशू करने के लिए। साल 1990 है, और देश इकोनॉमिक क्राइसिस की ओर बढ़ रहा है, और RBI को बैंक्स के इरेगुलरिटीज़ की जानकारी होने लगी थी, और इन बैंक्स की ऑडिट कराई जाती है, और फिर BR के यूज़ में स्ट्रिक्ट गाइडलाइंस इशू किया जाता है। वहीं सुचेता टाइम्स ऑफ इंडिया में अपनी नई जॉब की शुरुआत करती है।
आरबीआई द्वारा इशू किए गए गाइडलाइन से बैंक सिक्योरिटीज इशू करने के मामले में काफ़ी स्ट्रिक्ट हो जाती है, जिससे त्यागी और हर्षद को काफ़ी प्रॉब्लम्स हो रही थी। हर्षद फिर बैंक्स को लोन देने के लिए कहता है, पर बैंक्स में फंड्स अवेलेबल नहीं। हर्षद के पास इसका भी इलाज है, वो बैंक्स को कस्टमर लाकर देता है जो बैंक्स में डिपॉजिट करेंगे और उसी फंड्स को हर्षद एज अ लोन इस्तेमाल कर सकेगा। बैंक से पैसे मिलने में दिक्कत होने के बाद हर्षद फिर गवर्नमेंट के पब्लिक सेक्टर अंडरटेकिंग्स के पास जाता है और उनसे उनके पैसों को बैंक्स के पीएमएस यानी पोर्टफोलियो मैनेजमेंट स्कीम में लगाने को कहता है, जिससे गवर्नमेंट को प्रॉफिट होगा। तो फिर बड़े बड़े पब्लिक सेक्टर अंडरटेकिंग्स के पैसे डायरेक्टली पीएमएस में इन्वेस्ट होने लगे और इनडायरेक्टली शेयर मार्केट में। हर्षद अब शेयर मार्केट का लेजेंड बन चुका था और उसके कहने से माजदा जैसे अनसुने कंपनीज में भी लोगों को प्रॉफिट दिखने लगा था। और इस समय तक हर्षद ने बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज के इंडेक्स को आसमान की ऊंचाइयों तक पहुंचा दिया था। हर्षद फिर एक लेक्सस खरीदता है जिसे अजय केडिया ने ऑलरेडी बुक किया था, पर 45 लाख की गाड़ी के लिए वो 55 लाख देकर उसे अपने एड्रेस पे मंगवा लेता है। एपिसोड के आखिर में हम देखते हैं कि हर्षद को दिल्ली से संत स्वामी का कॉल आता है, क्योंकि हर्षद ने इलेक्शन में उनकी पार्टी की मदद की थी। आगे हम देखते हैं कि सुचेता एक सोर्स से मिलती है जो कहता है कि देश इकोनॉमिक क्राइसिस से गुजर रहा था, गवर्नमेंट चेंज हो गई, प्राइम मिनिस्टर चेंज हो गए, लेकिन स्टॉक मार्केट स्टेबल रहा। और सुचेता को लगता है कि स्टॉक मार्केट में ये पैसा अंडरवर्ल्ड से आ रहा है, पर वो सोर्स बताता है कि दिल्ली के गवर्नमेंट हर्षद की जेब में है। दिल्ली से बैंक्स और गवर्नमेंट इंस्टीट्यूशंस को कॉल जाता है हर्षद को पैसे देने के लिए, और मनी मार्केट में भी ऐसे ही घपले चल रहे हैं। वो ये भी बताता है कि यूको बैंक ने हर्षद को बिना किसी कोलैटरल के क्लीन क्रेडिट दे दिया, और वो चाहता है कि सुचेता इस पे आर्टिकल लिखे। वहीं दूसरी ओर हम देखते हैं कि हर्षद पोलो कंपनी के ऑफिस पहुंचता है और कहता है कि उनके शेयर्स अंडर वैल्यूड है, क्योंकि वो उनके कंपनी के रियल वैल्यूज़ पे डील नहीं कर रहे हैं, और वो कंपनी के शेयर्स के रियल वैल्यू के अनुसार शेयर प्राइस बढ़ा देगा, और इसके बदले वो कंपनी के रियल वैल्यूज़ में स्टेक मांगता है और उसे वहाँ से बिजनेस मिल जाता है। हर्षद फिर पोलो के शेयर्स में इन्वेस्ट करने के लिए अलग अलग चैनल से पैसों का इंतजाम करता है, और पोलो के शेयर्स के प्राइस बढ़ते चले जा रहे हैं और उसके मोस्ट ऑफ द शेयर्स हर्षद के पास ही है। फिर हम देखते हैं कि त्यागी ग्रीनलेस बैंक से बात करता है, क्योंकि हर्षद ने उस बैंक में बहुत से शेयर्स प्लेज किए हैं, और त्यागी चाहता है कि ग्रीनलेस उन शेयर्स को मार्केट में लेंड करे ताकि अजय केडिया और मनु मुंद्रा के साथ ही उन शेयर्स को खरीद के शॉर्ट कर सके। शेयर्स के प्राइस गिरने शुरू हो जाते हैं और हर्षद को पता चल जाता है कि ग्रीनलेस ने मार्केट में शेयर लेंड किया है, और वो अब बेयर गैंग को सबक सिखाना चाहता है, जिसके लिए वो एसबीआई से 499 करोड़ का फंड उठाता है, पर उसके बदले बीआर नहीं देता। आगे हम देखते हैं कि सुचेता सेबी को अप्रोच करती है ताकि वो मार्केट में हो रहे इरेगुलरिटीज के बारे में बता सके, पर बिना किसी सॉलिड एविडेंस के सेबी कोई एक्शन नहीं लेने वाला। सेबी शेयर मार्केट की रेगुलेटरी बॉडी है। फिर हम देखते हैं कि भूषण हर्षद से कहता है कि मनु मुंद्रा और पूरी बेयर गैंग उस पर इंक्वायरी बैठाने को कह रहे हैं, क्योंकि वो पोलो के शेयर्स को रिग कर रहा है और हर्षद की रेपुटेशन डाउन हो रही है, और इमेज सुधारने के लिए वो न्यूज़पेपर्स में ऐड डलवाता है, हर्षद मेहता इज़ अ लायर, क्योंकि उसने इन्वेस्टर्स को जितना प्रॉमिस किया उससे ज़्यादा पैसा बना के दिया। और इस ऐड की वजह से पासा पलट जाता है और हर्षद ने जिस कंपनीज के शेयर्स लिए थे वो बहुत ऊपर पहुंच जाते हैं। सुचेता फिर देवाशीष को माजदा इंडस्ट्रीज के ऑफिस लेके जाती है और बताती है कि ये एक लीज मेकिंग कंपनी थी जिसे हर्षद ने एक्वायर किया था, और कंपनी का फॉल्स इमेज क्रिएट कर उसके स्टॉक प्राइसेस को बूस्ट कर दिया, और इस कंपनी ने लीजिंग से एक भी पैसा नहीं कमाया, पर शेयर मार्केट से 5 करोड़ का प्रॉफिट बनाया। और माजदा इंडस्ट्रीज के ऑफिस में ताला लगा हुआ है, और सुचेता इसके बारे में अपने न्यूज़पेपर में लिखती है। सुचेता के न्यूज़ आर्टिकल की वजह से हर्षद की नींद उड़ जाती है और वो सुचेता को मिलने बुलाता है और उसे ज्वाइन करने के लिए कहता है, पर सुचेता हर्षद को मना कर वहाँ से चली जाती है। फिर हम देखते हैं कि हर्षद को खबर मिलती है कि उसके यहाँ इनकम टैक्स की रेड पड़ने वाली है, और वो सारे एविडेंसेस को ठिकाने लगा देता है और ऑफिसर्स के हाथ कुछ नहीं लगता, और ऑफिस के सीपीयूज और अकाउंट सेक्शन को सील कर दिया जाता है। आगे हम देखते हैं कि दूरदर्शन से रिपोर्टर्स 1992 के एनुअल बजट का रिएक्शन लेने के लिए हर्षद के ऑफिस पहुंचते हैं, जहां हर्षद लिबरलाइजेशन की वजह से बजट को अच्छा बताता है और ये भी कहता है कि स्टॉक मार्केट नई ऊंचाई छूने वाली है, और वो इन्वेस्टर्स को इंडिया में इन्वेस्ट करने को कहता है। वहीं आरबीआई गवर्नर अपने स्पीच में बताते हैं कि सेंसेक्स 3000 पॉइंट्स क्रॉस कर चुका है, और उनका मानना है कि ये सिचुएशन काफ़ी रिस्की है, और वो इंस्टीट्यूशंस को शेयर सेल करने की सलाह देते हैं ताकि प्रॉफिट कमाया जा सके। अजय केडिया पार्टी रखता है जहां त्यागी और मनु मुंद्रा के साथी भी आते हैं, और वो लोग हर्षद के अगेंस्ट अपनी स्ट्रैटेजी डिस्कस करते हैं और चाहते हैं कि हर्षद के सोर्सेज को इन्वेस्टिगेट किया जाए, और इसी सिलसिले में वो आरबीआई गवर्नर से मिलते हैं। आरबीआई गवर्नर सोर्स ऑफ फंड्स के लिए इनकम टैक्स ऑफिसर से मिलते हैं जिन्होंने हर्षद के घर रेड किया था, पर वो बताते हैं कि उनको हर्षद के घर और ऑफिस से कुछ नहीं मिलता, पर हर्षद के एसबीआई अकाउंट्स में बहुत एक्टिविटी है और वहाँ काफ़ी पैसा आ रहा है, और वहाँ से पैसों का सोर्स पता लगाया जा सकता है।
हर्षद के एसबीआई के अकाउंट्स के डिटेल्स मंगवाए जाते हैं, जहां ये पता चलता है कि एक इंडिविजुअल के अकाउंट से सिर्फ करोड़ में ट्रांजैक्शंस हो रहे हैं, जो काफ़ी अलार्मिंग है। और उसके अकाउंट्स की स्क्रूटिनी करवाई जाती है और एसबीआई के चेयरमैन को हर्षद के अकाउंट को मॉनिटर करने को कहा जाता है। आगे हम देखते हैं कि एसबीआई का एम्प्लॉई सीतारमन हर्षद को बताता है कि उसके अकाउंट में स्क्रूटनी की जा रही है और हर्षद उसके अकाउंट को रोल ओवर करने को कहता है। सीतारमन बताता है कि कल की एक्सपायरी डेट है और अमाउंट भी 170 करोड़ है, तो रोल ओवर मुश्किल है। और वो ये भी बताता है कि 170 करोड़ के चक्कर में 500 करोड़ का भी पता चल सकता है, जिसके लिए हर्षद ने बीआर नहीं दिया था। हर्षद फिर कहता है कि वो 170 करोड़ दे देगा और सीतारमन को 500 करोड़ की एंट्री बुक्स में करने से मना करता है। फिर हम देखते हैं कि सीतारमन पीडीओ में जाकर एंट्री को ओवरराइड कर देता है। हर्षद फिर आरबीआई के गवर्नर से मिलने पहुंचता है और इकोनॉमी को उठाने के लिए अपनी थ्योरीज बताता है, पर गवर्नर उसकी थ्योरीज को गलत बताते हैं। हर्षद फिर गवर्नर को एसबीआई में बात करने को कहता है, पर गवर्नर कहते हैं कि एसबीआई अपना काम कर रही है। आगे हम देखते हैं कि एसबीआई के एम्प्लॉयज़ मैनेजर खेमानी से बैंक में हुए घपले के बारे में बताते हैं। एसबीआई के एम्प्लॉयज़ बताते हैं कि उनके बुक्स में 1744 करोड़ के सिक्योरिटीज़ है और पीडीओ से आरबीआई के जो स्टेटमेंट आए हैं वहाँ 1670 करोड़ शो कर रहा है। हालांकि डिफरेंस 74 करोड़ शो कर रहा है, पर फिर एम्प्लॉयज़ बताते हैं कि जब अकाउंट्स चेक की जाती है तो पता चलता है कि आरबीआई की फिगर 1670 नहीं बल्कि 1170 है, मतलब 574 करोड़ मिसिंग है। और जब स्टेटमेंट ठीक से चेक की जाती है तो 1170 को ओवरराइड कर 1670 किया गया है और ये कारनामा सीतारमन ने किया था। एम्प्लॉयज़ फिर चेक करते हैं कि सीतारमन के पास सिक्योरिटीज़ या रिसिप्ट है या नहीं, पर सीतारमन छुट्टी पे गया हुआ है कोयम्बटूर और उसके डेस्क से कुछ मिलता नहीं। ये बात फिर मैनेजिंग डायरेक्टर को बताई जाती है और सीतारमन को कोयम्बटूर से लाने को कहा जाता है। सीतारमन को फिर कोयम्बटूर से बॉम्बे लाया जाता है, जहां वो बताता है कि उसके पास एसजीएल नहीं है पर बीआर है, लेकिन बीआर हर्षद मेहता के पास है। आगे फिर सारी बात चेयरमैन को बताई जाती है कि हर्षद के नाम पे चेक इशू हुए थे, पर क्योंकि हर्षद ने पीएनबी को चेक नहीं दिया जिसकी वजह से सिक्योरिटीज़ नहीं आए। और फिर चेयरमैन खेमानी को सारा रायता समेटने को कहता है। खेमानी फिर हर्षद से मिल बीआर देने को कहता है, तो हर्षद बताता है कि बीआर उसके पास थे पर इनकम टैक्स वालों ने उसका ऑफिस सील कर दिया है, तो वो अभी बीआर नहीं दे पाएगा। आगे खेमानी हर्षद से बीआर या सिक्योरिटीज़ देने को कहता है, वरना सारा पैसा तुरंत वापस देने को कहता है। हर्षद फिर खेमानी से 1 हफ्ते का समय मांगता है। हर्षद के पास अभी पैसे नहीं है एसबीआई को देने के लिए और मार्केट भी बंद है क्योंकि सेबी और ब्रोकर्स के बीच स्ट्राइक चल रही है। और इस बात की खबर त्यागी को हो जाती है और अभी हर्षद को पैसा सिर्फ त्यागी ही दे सकता है, पर हर्षद को अपने होल्डिंग्स बेचने पड़ेंगे, वो भी त्यागी के प्राइस पे। इस सिचुएशन से बचने के लिए हर्षद दिल्ली सन स्वामी को कॉल लगाता है और वो हर्षद को बताता है कि उसे पैसे मिल जाएंगे नेशनल हाउसिंग बैंक से। हर्षद फिर कहता है कि उसका चेयरमैन फेरवानी है और उसका और हर्षद का 36 का आंकड़ा है जब से वो यूटीआई का चेयरमैन था। पर सन स्वामी कहता है कि चिंता करने की आवश्यकता नहीं है क्योंकि वो सब संभाल लेगा। और हर्षद को नेशनल हाउसिंग बैंक से पैसे मिल जाते हैं जिसे वो एसबीआई को दे देता है, मगर अभी भी 6 करोड़ कम है जिसे वो जल्द ही लौटाने वाला है। त्यागी और गैंग को पता नहीं चल रहा है कि हर्षद ने इतना पैसा लाया कहाँ से। त्यागी फिर कहता है कि हर्षद ने बिना एसजीएल और बीआर के एसबीआई से पैसा उठाया, जो कि फ्रॉड है, और इस बात को वो प्रेस में लीक करना चाहता है। और वो लोग एसबीआई में अपने जान पहचान का कोई ढूंढते हैं और उन्हें मिलता है शरद बेलारी। आगे हम देखते हैं कि अजय केडिया मनु मुंद्रा से मिलने पहुंचता है और उसे एसबीआई के घपले के बारे में बताता है और वो चाहते हैं कि एसबीआई की न्यूज़ लीक कर दी जाए, जिससे हर्षद की मार्केट में रेपुटेशन खराब हो जाएगी और मार्केट में उसके स्टॉक प्राइसेस गिराए जा सकेंगे। पर मुंद्रा बताता है कि ब्रोकर्स और बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज में समझौता हो गया है और मार्केट खुलने वाला है, तो जब तक एसबीआई की न्यूज़ बाहर आएगी वो अपने शेयर्स बेचकर मार्केट में अपनी पोजीशन स्क्वायर ऑफ कर लेगा। वो लोग चाहते हैं कि जो कि मार्केट में मुंद्रा की चलती है तो स्ट्राइक को थोड़े दिन और खींचा जाए जब तक कि न्यूज़ बाहर नहीं आ जाती और मार्केट में डर का माहौल नहीं बन जाता। एक तरफ जहां स्ट्राइक बढ़ने से स्टॉक मार्केट में मुंद्रा हर्षद पे वार करेगा, तो दूसरी तरफ अजय केडिया हर्षद को मनी मार्केट में घेरेगा। जैसा कि हमने पहले एपिसोड में देखा था कि एसबीआई का एम्प्लॉय शरद बेलारी टाइम्स ऑफ इंडिया के ऑफिस पहुंचकर एसबीआई में हो रहे फ्रॉड के बारे में बताता है और बेलारी को एसबीआई की न्यूज़ को लीक करने के लिए त्यागी एंड गैंग ने भेजा था। शरद सुचेता को सारी बातें बताता और फिर आनंद फानन में वहां से निकल जाता है। सुचेता फिर अपने सोर्स को मिलने बुलाती है ताकि इन सब के बारे में डिस्कस किया जा सके। फिर हम देखते हैं कि सुचेता देवाशीष से मिलती है और देवाशीष कहता है कि कुछ गड़बड़ है, क्योंकि ऐसा लग रहा है कि सब कुछ थाली में परोस कर दिया गया है, क्योंकि शरद बेलारी पीआर डिपार्टमेंट से है, वो ना ही अकाउंट्स और ट्रेजरी का बंदा है, तो उसे ये जानकारी कैसे हो गई। और क्योंकि सुचेता ही हर्षद की स्टोरी कवर कर रही है तो वो टाइम्स ऑफ इंडिया में आकर सुचेता से ही क्यों मिला। सुचेता फिर देवाशीष को एसबीआई जाकर शरद से मिलने को कहती है और वो एसबीआई जाता है। सुचेता फिर अपने सोर्स से मिलती है जहां वो एसबीआई में हो रहे फ्रॉड की टेक्निकलिटीज़ बताता है और ये भी बताता है कि कैसे हर्षद सिस्टम का मिसयूज़ कर रहा है।
सुचेता को ये पता चलता है कि एसबीआई ने पैसे पीएनबी के अकाउंट में ट्रांसफर ना कर हर्षद के अकाउंट में ट्रांसफर किए थे ताकि वो एसबीआई के लिए बेस्ट डील्स ला सके, और जब तक पैसा हर्षद के अकाउंट्स में रहता है वो पैसों का इस्तेमाल कहीं भी कर सकता है। वो सोर्स बताता है कि सभी यही तरीका इस्तेमाल करते हैं, इवन वो भी ऐसे ही करता है, मगर वो मार्केट का बैलेंस नहीं बिगाड़ता। यहाँ गौर करने वाली बात यह है कि एसबीआई और हर्षद के बीच इस तरह के ट्रांजैक्शंस पहले भी कई बार हो चुके हैं, इसलिए इस बार भी एसबीआई ने हर्षद के अकाउंट में पैसे ट्रांसफर किए, पर इस बार हर्षद के पास सिक्योरिटीज नहीं थी और एसबीआई को इसका पता चल गया, जिसकी वजह से एसबीआई ने हर्षद से पैसे वापस मांगे और ये एक स्कैम है। वहीं दूसरी तरफ देवाशीष एसबीआई के ऑफिस पहुंचता है, पर उसे वहां शरद बेलारी नहीं मिलता। फिर वो कैंटीन में जाकर एसबीआई के एम्प्लॉयज़ के साथ गुफ्तगू शुरू करता है, जहां वो उनसे 500 करोड़ के घपले के बारे में बात करता है कि तभी सीतारमन वहां आ जाता है और वो बताता है कि ये सब अफवाह है और सारा सेटलमेंट हो गया है, सिर्फ 6-7 करोड़ बाकी है और वो भी जल्द आने वाले हैं, और देवाशीष वहां से निकल जाता है। आगे हम देखते हैं कि सुचेता हर्षद को कॉल कर उससे एसबीआई के स्कैम के बारे में उसकी टिप्पणी चाहती है, तो बताता है कि ये सारी अफवाह है और बेसलेस न्यूज़ है। आगे हम देखते हैं कि देवाशीष सुचेता को सारी बातें बताता है और ये भी बताता है कि बाकी के पैसे हर्षद परसों देने वाला है, और एक बार उसने पैसे दे दिए तो फिर कोई न्यूज़ ही नहीं बनती। इसलिए सुचेता इस स्टोरी को रात में ही पब्लिश करना चाहती है हर्षद के पैसे देने से पहले, पर हर्षद टाइम्स ऑफ इंडिया के एडिटर राजदीप को कॉल कर स्टोरी पब्लिश करने से मना करता है और ये भी कहता है कि ये स्टोरी बेसलेस है। राजदीप फिर सुचेता से कहता है कि वो इस स्टोरी को पब्लिश नहीं करने दे सकता जब तक कि उसके पास कोई पेपर एविडेंस ना हो, क्योंकि अगर न्यूज़ गलत निकली तो हर्षद टाइम्स ऑफ इंडिया को सू कर सकता है। सुचेता फिर हेड एडिटर दिलीप को कॉल कर ये सारी बातें बताती है और वो कहते हैं कि सुचेता पहले एसबीआई से इस ट्रांजैक्शन की पुष्टि करे, और वो भी सीनियर मैनेजमेंट से, और अगर उसे कंफर्मेशन मिल जाता है तो वो इस स्टोरी को पब्लिश कर सकती है। सुचेता फिर एसबीआई के चेयरमैन को कॉल कर इस न्यूज़ को कंफर्म करना चाहती है, पर चेयरमैन डिनाई करते हैं। सुचेता को फिर एसबीआई के मैनेजिंग डायरेक्टर का कॉल आता है और वो उसे न्यूज़ पब्लिश करने को कहते हैं, क्योंकि ये न्यूज़ फॉल्स नहीं है, और सुचेता फिर स्टोरी पब्लिश करती है। पर एडिटर्स की तरफ से आर्टिकल में हर्षद का नाम डायरेक्टली ना यूज़ कर उसे द बिग बुल के नाम से रेफर किया गया है। आगे हम देखते हैं कि हर्षद को मार्केट से रिलेटेड एक इवेंट में स्पीच के लिए बुलाया जाता है, जहां उसे स्टॉक मार्केट का आइंस्टाइन बताया जाता है। हर्षद फिर बताता है कि पेपर्स में उसके खिलाफ ऐसा छापा जा रहा है कि बिग बुल एसबीआई का 500 करोड़ लेकर फरार, और जो कि मार्केट का बिग बुल हर्षद है तो उसका नाम साफ साफ इसलिए नहीं लिया जा रहा क्योंकि इस खबर में कोई सच्चाई नहीं है। वो बताता है कि उसने 500 करोड़ लिए लेकिन लौटा भी दिए, पर इसे नहीं छापा गया। सेबी और ब्रोकर्स के बीच की स्ट्राइक खत्म होने के बाद मार्केट खुलता है और न्यूज़पेपर में आए आर्टिकल की वजह से लोगों का हर्षद पे से भरोसा उड़ जाता है, और ग्रोमोर ने जिन शेयर्स पे इन्वेस्ट किया था उसके प्राइस तेजी से गिरने लगते हैं, और जो कि मार्केट तेजी से गिर रहा है तो हर्षद के सामने चुनौती यह है कि उसने जो एनएचबी से 500 करोड़ लिए थे वो कैसे लौटाएगा। हर्षद को फिर उसके दोस्त राहिल का कॉल आता है, जिसने हर्षद के कहने पे अपने सारे पैसे स्टॉक मार्केट में लगा दिए और अब मार्केट के गिरने से उसके पैसे घुस गए। हर्षद उसे समझाता है और उसे बाद में कॉल करने को कहता है। हर्षद को फिर फिरवानी का कॉल आता है और वो हर्षद से पैसे लौटाने को कहता है क्योंकि टाइम लिमिट ओवर हो चुका है, और ये भी बताता है कि आरबीआई ने हर्षद के एसबीआई ट्रांजैक्शन को चेक करने के लिए एक इंक्वायरी कमेटी बनाई है, जिसकी वजह से ट्रांजैक्शन को ट्रैक कर कमेटी को फिरवानी के बारे में भी पता चल सकता है और वो अपना पैसा जल्द से जल्द मांगता है। सुचेता को हर्षद पे अगला फॉलोअप स्टोरी छापने नहीं दिया जाता क्योंकि हर्षद ने खुद ही बताया कि उसने एसबीआई से पैसे लिए थे जो उसने लौटा दिए, और अब कोई स्टोरी नहीं बनती। सुचेता फिर अपने सोर्स से मिलती है जो उसे बताता है कि इतने लॉसेस होने के बावजूद भी हर्षद रुकने वाला नहीं है, जब तक कि सुचेता ये प्रूफ नहीं कर देती कि ये पूरी एक्टिविटी ही इलीगल है, क्योंकि अभी ऐसा लग रहा है कि हर्षद ने एसबीआई से लोन लिया था जो उसने फिर लौटा दिया, बस लौटाने में थोड़ी देर हो गई। सुचेता फिर कहती है कि हालांकि हर्षद ने पैसे लौटा दिए पर उसके पास ये पैसे आए कहाँ से, क्योंकि हर्षद ने अपनी प्रॉपर्टी से कुछ बेचा नहीं और ना ही ग्रोमोर ने कोई डील की है। तो ऐसा हो सकता है कि जैसा उसने एसबीआई के साथ किया ठीक वैसा ही दूसरे बैंक्स के साथ किया हो और एसबीआई को लौटाने के लिए दूसरे बैंक से पैसे उठाए हो। और सुचेता ऐसी ही एक न्यूज़ छापना चाहती है, मगर उसे वो बैंक पता करना है जहाँ से हर्षद ने पैसे उठाए। हर्षद फिर ग्रीनलेस के पास जाता है ताकि वो एनएचबी को पैसा दे या बीआर, पर ग्रीनलेस बताता है कि एनएचबी के चेक्स हर्षद के अकाउंट में क्रेडिट होते हैं और ग्रीनलेस को स्ट्रिक्ट इंस्ट्रक्शंस है कि सारे सिक्योरिटीज ट्रांजैक्शंस को रोका जाए क्योंकि किसी भी वक्त ऑडिट हो सकती है। आगे हम देखते हैं कि सुचेता को अपने दूसरे किसी सोर्स से ग्रोमोर के अंदर की खबर मिलती है और वो देवाशीष को कुछ बैंक्स के बारे में बताती है जिनसे हर्षद कुछ दिनों से डील कर रहा था, और देवाशीष को पता करने को कहती है कि उन बैंक्स में कोई जान पहचान का है जो उन्हें डिटेल्स दे सके। वहीं दूसरी तरफ आरबीआई के एम्प्लॉयज़ बताते हैं कि हर्षद का एसबीआई स्कैम तो कुछ भी नहीं, क्योंकि सिक्योरिटीज़ को लेकर हर बैंक्स में ऐसे इरेगुलरिटीज़ देखे जा रहे हैं।
एक तरफ जहां आरबीआई गवर्नर और एम्प्लॉयज बैंक्स में हुए ऐसे इरेगुलरिटीज की ऑडिट कर स्कैम का एस्टीमेट जानने में लगे हैं, तो दूसरी तरफ देवाशीष और सुचेता अपने सोर्सेज से उन बैंक्स के किसी एम्प्लॉयज से जानकारी निकालने की कोशिश में जुटे हैं। आरबीआई के गवर्नर फिर किसी को कॉल कर ये बताते हैं कि ये इंडिया का अब तक का सबसे बड़ा स्कैम है, अ स्कैम ऑफ 5000 करोड़, और इसे हैंडल करने का एक ही तरीका है, इस स्कैम को पब्लिक में अनाउंस करना पड़ेगा। हालांकि सुचेता और देवाशीष को किसी भी सोर्सेज से दूसरे किसी बैंक्स के बारे में कोई जानकारी नहीं मिलती, पर न्यूज़ प्रेस में ऐसी खबर छपी है कि यह स्कैम 2000 करोड़ के रीजन में है और 3000 करोड़ का स्कैम बैंक के सिक्योरिटीज़ को लेकर है, जो कि बैंक्स ने एसजीएल में रिकॉर्ड नहीं किया है। आगे आरबीआई गवर्नर को मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस से कॉल आता है कि गवर्नर प्रेस कॉन्फ्रेंस कर यह बताए कि यह स्कैम 5000 करोड़ का नहीं है। गवर्नर ऐसा करने से मना करते हैं क्योंकि जो बात सच है उसे झुटलाया कैसे जा सकता है, पर प्रेशर में आकर मजबूरन उन्हें ऐसा करना पड़ता है और प्रेस कॉन्फ्रेंस में वे डिनाई करते हुए कहते हैं कि ये स्कैम 5000 करोड़ का नहीं है और आरबीआई की इंक्वायरी और ऑडिट चल रही है, जिसके बाद ही रियल नंबर्स को रिवील किया जाएगा। प्रेस कॉन्फ्रेंस में गवर्नर से काफ़ी टफ सवाल किए जाते हैं जिनका उनके पास कोई जवाब नहीं होता। आगे उन्हें ये पता चलता है कि एनएचबी को प्रोटेक्ट किया जा रहा है, जो आरबीआई की होल्ली ओन्ड सब्सिडियरी है, क्योंकि एनएचबी ने ही हर्षद को बचाने के लिए 500 करोड़ दिए थे, जिसमें एनएचबी के चेयरमैन फेरवानी भी इन्वॉल्व हो सकते हैं। वहीं गवर्नर के पास प्रेस कॉन्फ्रेंस में किए गए सवालों का कोई जवाब न होने के कारण उनके खिलाफ टाइम्स ऑफ इंडिया में आर्टिकल लिखा जाता है और संसद में 5000 करोड़ के स्कैम को लेकर ऑपोजिशन का हंगामा और जॉइंट पार्लियामेंट्री कमीशन के द्वारा इसकी जांच करवाने की मांग की जाती है और सरकार इसकी निष्पक्ष जांच करवाने का आश्वासन देती है। आगे हमें यह भी पता चलता है कि आरबीआई इस स्कैम को इन्वेस्टिगेट करने के लिए एक कमेटी का गठन कर रही है, जिसे लीड करेंगे आरबीआई डिप्टी गवर्नर आर जानकी रमन, और गवर्नमेंट इस स्कैम को इन्वेस्टिगेट करने के लिए इस केस को सीबीआई को सौंप रही है, जिसे एक टॉप रैंक ऑफिसर लीड करने वाले हैं। फिर हम देखते हैं कि आरबीआई गवर्नर सीबीआई चीफ से मीटिंग करते हैं, जहां सीबीआई चीफ ये बताते हैं कि सीबीआई ने ऐसा फाइनेंशियल केस कभी हैंडल नहीं किया है और उन्हें आरबीआई की भी इसमें मदद चाहिए होगी। और हमें यह भी पता चलता है कि सीबीआई की तरफ से इस केस को लीड करेंगे ऑफिसर माधवन, जिन्होंने बोफोर्स के केस को भी लीड किया था। आगे कहानी फ्लैशबैक में दिखाई जाती है जब हर्षद फेरवानी के घर पहुंचता है 500 करोड़ के लिए। फेरवानी पैसे देने से हिचकिचाता है क्योंकि इसमें बहुत रिस्क है। फिर हर्षद फेरवानी से कहता है कि उन्हें सिर्फ ग्रीनलेस के नाम पे चेक इशू करना है और ये एक रेडी फॉरवर्ड डील है। वैसे रेडी फॉरवर्ड डील एक शॉर्ट टर्म लोन होती है जो एक बैंक दूसरे बैंक को देता है 15 दिनों के लिए, जिसमें कोलैटरल गवर्नमेंट बॉन्ड्स होते हैं। फेरवानी फिर कहता है कि उन्हें ग्रीनलेस से बीआर चाहिए होगा, जिस पे हर्षद कहता है कि वो बीआर ला के दे देगा और फेरवानी को संसद में एमपी की कुर्सी का लालच दिखाकर चेक इशू करवा लेता है। फिर हम देखते हैं कि सीबीआई हेडक्वार्टर में सीबीआई चीफ दास और ऑफिसर माधवन से इन्वेस्टिगेशन की स्ट्रैटेजी डिस्कस करते हैं और ऑफिसर माधवन ही इस केस को लीड करेंगे और दास माधवन को आरबीआई के गवर्नर का कार्ड भी देते हैं, जो उनकी इन्वेस्टिगेशन में हेल्प करेंगे। आगे हम देखते हैं कि सुचेता को किसी सुब्रमण्यम का कॉल आता है और सुचेता और देवाशीष सुब्रमण्यम के घर जाते हैं, जहां उनकी मुलाकात आरबीआई के गवर्नर से होती है, जहां गवर्नर सुचेता को फेरवानी के बारे में बताते हैं कि एनएचबी ने ग्रीनलेस को 500 करोड़ का चेक दिया, जिसे हर्षद ने एसबीआई को भेजा और इसी तरह से हर्षद एसबीआई को पैसे दे पाया, और गवर्नर फेरवानी के खिलाफ सबूत भी देते हैं। गवर्नर बताते हैं कि फेरवानी को डायरेक्टली वो कन्फ्रंट नहीं कर सकते क्योंकि फेरवानी की मार्केट में रेपुटेशन है, पर अगर उस पर एक्सटर्नल प्रेशर आता है तो आरबीआई एक्शन ले सकती है और गवर्नर चाहते हैं कि सुचेता वो एक्सटर्नल प्रेशर डाले। और हमें यह भी पता चलता है कि न्यूज़ प्रेस में जो 5000 करोड़ के स्कैम की खबर छपी थी उसके सोर्स भी आरबीआई गवर्नर ही थे। फिर फेरवानी को सुचेता का कॉल आता है और वो जानना चाहती है कि क्या उन्होंने हर्षद को पैसे दिए, और आरबीआई ने इन्वेस्टिगेशन के लिए जानकी रमन कमेटी का गठन किया था। वहां फेरवानी को बुलाया जाता है और अगले ही दिन टाइम्स ऑफ इंडिया में खबर छपती है कि एनएचबी ने हर्षद को पैसे दिए, और खबर छपने के बाद फेरवानी एनएचबी के चेयरमैन के पोस्ट से रिजाइन कर देते हैं। आगे हम देखते हैं कि हर्षद त्यागी से मिलने पहुंचता है ताकि वो अपने होल्डिंग्स बेचकर एनएचबी को पैसे लौटा सके, पर त्यागी हर्षद के सारे होल्डिंग्स डिस्काउंटेड रेट में खरीदना चाहता है, पर अजय उसे ये डील करने से मना करता है क्योंकि अगर त्यागी ये डील नहीं करता तो हर्षद खत्म हो जाएगा, क्योंकि मार्केट में उसे कोई भी पैसे देने वाला नहीं है। पर त्यागी ये डील करना चाहता है क्योंकि ये डील उसके बिजनेस के लिए बहुत अच्छी है। हर्षद त्यागी से पूछता है कि वो उसके 1400 के होल्डिंग्स के लिए कितना ऑफर करेगा। त्यागी बताता है कि 1400 का 35% वो देगा, जो 490 करोड़ होता है, और एक्स्ट्रा 10 करोड़ ताकि वो एनएचबी को 500 करोड़ दे सके। हर्षद फिर ये ऑफर सुन उसे रिजेक्ट कर देता है और वहाँ से चला जाता है। वहीं दूसरी ओर हम देखते हैं कि माधवन फेरवानी को सीबीआई के ऑफिस लाकर इंटरोगेट करते हैं और सवालों को सुन फेरवानी की हालत ढीली हो जाती है और फेरवानी को जाने दिया जाता है, पर बहुत जल्द उन्हें फिर से बुलाया जाएगा। आगे हम देखते हैं कि सीबीआई एसबीआई के एम्प्लॉयज़ से पूछताछ करती है जो इन स्कैम्स में शामिल थे, और हर्षद के सारे अकाउंट्स फ्रीज कर दिए जाते हैं।
हर्षद फिर फेरवानी से मिलने पहुंचता है, जहां फेरवानी बताता है कि जैसे ही जानकी रमन कमेटी अपनी रिपोर्ट फाइल करेगी, सीबीआई फिर से उसके घर आएगी और वो एक और इंटरोगेशन हैंडल नहीं कर सकता। हर्षद फिर दिल्ली संत स्वामी को कॉल लगाता है और इसका सल्यूशन मांगता है। संत स्वामी हर्षद को सीबीआई को उनका काम करने देने के लिए कहता है, पर हर्षद कहता है कि इस बार अगर फेरवानी को इंटरोगेशन के लिए बुलाया गया तो वो सब कुछ बता देगा। संत स्वामी बताता है कि फेरवानी पे उनका पूरा कंट्रोल है। अगले ही दिन फेरवानी की मृत्यु हो जाती है। कोई कहता है कि उसकी मौत हार्ट अटैक से हुई, तो कोई कहता है कि गिल्ट की वजह से उसने सुसाइड कर लिया। तो माधवन को ऐसा लगता है कि ये मर्डर है, क्योंकि फेरवानी इस केस में प्राइम विटनेस था, जबकि सुचेता को ऐसा लगता है कि उसके आर्टिकल की वजह से फेरवानी की डेथ हो गई। फिर हम देखते हैं कि करप्ट एसबीआई ऑफिशियल्स के खिलाफ केस फाइल किया जाता है और सीबीआई फिर हर्षद के 15,000 स्क्वायर फीट वाले घर में रेड करती है। 11 घंटे छानबीन करने के बाद हर्षद और अश्विन को सीबीआई के ऑफिस लेके जाया जाता है और उन्हें सीबीआई की कस्टडी में रखा जाता है। आगे हम देखते हैं कि हर्षद के दोस्त राहिल ने स्टॉक मार्केट में पैसा इन्वेस्ट करने के लिए मार्केट से ब्याज में पैसा उठाया था और हर्षद के अरेस्ट होने की न्यूज़ आने के बाद सब उससे पैसे वापस मांग रहे हैं। वहीं हर्षद के अरेस्ट होने की न्यूज़ से मार्केट तेजी से गिरने लगता है, जिसकी वजह से बीएससी के रिंग में ग्रोमोर के जॉबर्स को पीटा जाता है। माधवन फिर हर्षद से कहता है कि सीतारमन ने सब कुछ बता दिया है और वो हर्षद से जानना चाहता है कि उसने ये स्कैम कैसे किया, पर हर्षद कहता है कि उसने कोई स्कैम नहीं किया और हर्षद को बाइकुला जेल शिफ्ट किया जाता है और अश्विन को बेल हो जाती है। आगे हम देखते हैं कि स्पेशल कोर्ट ने एक कस्टोडियन अपॉइंट किया है, जिसे हर्षद और अश्विन के सारे एसेट्स को केस में अटैच करना है, जिसके लिए भूषण अश्विन से साइन करवाता है। फिर हम देखते हैं कि सीबीआई हर्षद पे प्रेशर बढ़ाती है और उसे बताती है कि उसके खिलाफ कुल 31 केसेस है, तो अगर एक में बेल मिल भी गई तो दूसरे केसेस में पूछताछ चलती रहेगी और इन्फोर्समेंट डायरेक्टरेट भी उससे पूछताछ करना चाहती है फॉरेन करेंसी वायलेशन के केस में। वहीं त्यागी एंड गैंग हर्षद के जेल जाने का जश्न मनाते हैं, जहां अजय यह बताता है कि आरबीआई की इन्वेस्टिगेशन अभी भी चल रही है और आज नहीं तो कल उन पर भी शिकंजा कस सकता है। हर्षद फिर जेल से संत स्वामी को कॉल करता है और उसे वहां से निकालने के लिए कहता है, वरना वो सबको ले डूबेगा, और उसका मैसेज पीएम तक पहुंचाने के लिए कहता है। आगे हम देखते हैं कि सीबीआई भूषण को इंटरोगेट करते हैं और उससे हर्षद के किए गए स्कैम के बारे में पूछते हैं, पर भूषण कुछ बताता नहीं। भूषण फिर कहता है कि हर्षद जेल से निकलते ही सीबीआई वालों की खबर लेगा, क्योंकि दिल्ली उसकी जेब में है। माधवन फिर कहता है कि वो सबको अंदर कर देगा, जिसपे भूषण कहता है कि क्या वो प्रधानमंत्री को भी अंदर कर देगा। माधवन फिर दास से कहता है कि वो प्राइम मिनिस्टर के खिलाफ प्राइमरी इन्वेस्टिगेशन शुरू करना चाहता है, पर दास उसे कुछ भी करने से मना करता है और फिर दास संत स्वामी से मिलने पहुंचता है, जहां संत स्वामी कहता है कि किसी अपराधी की बातों में आके पीएम पे इंक्वायरी नहीं की जा सकती, और वो कहता है कि सारे सवालों और अपराधों का एक ही उत्तर होना चाहिए, हर्षद मेहता। फिर हम देखते हैं कि दास और माधवन के बीच बहस होती है, जहां दास कहता है कि ये एक फाइनेंशियल स्कैम है और माधवन एक इनोसेंट पीएम पे अपने पर्सनल रीजन की वजह से एलिगेशंस नहीं लगा सकता, क्योंकि पीएम माधवन से खुश नहीं थे जिस तरह से उसने बोफोर्स केस को हैंडल किया था। दास फिर माधवन को हर्षद पे फोकस करने को कहता है, पर माधवन कहता है कि हर्षद ने इतना बड़ा स्कैम खुद नहीं किया, उसे पॉलिटिकल सपोर्ट था। फिर दास कहता है कि अब से वो इस केस को लीड करेगा और माधवन फिर रिजाइन कर देता है। हर्षद का लॉयर उसे बताता है कि उसकी कस्टडी सिर्फ 30 जुलाई तक ही है और इसके बाद उसे बेल मिल जाएगी, पर दास जो अब इस केस का इन्वेस्टिगेटिंग ऑफिसर है, वो अपने ऑफिसर से हर्षद पे ज़्यादा से ज़्यादा एफआईआर्स फाइल करने को कहता है, ताकि उसकी कस्टडी को 30 जुलाई से आगे बढ़ाया जा सके, जिसकी वजह से हर्षद की बेल नहीं होती और कस्टडी को 15 दिनों तक बढ़ाया जाता है। ऑफिसर दास फिर हर्षद को इंटरोगेट कर उस पर प्रेशर बनाना चाहते हैं, पर हर्षद कुछ भी नहीं कहता और 15 दिनों बाद उसकी बेल हो जाती है, पर कोर्ट से बाहर आते ही इन्फोर्समेंट डायरेक्टरेट उसे फॉरेन एक्सचेंज रेगुलेशन एक्ट के तहत उसे अरेस्ट करती है, जहां वो 5 हफ्तों तक ईडी की कस्टडी में रहता है और फिर उसे रिहा कर दिया जाता है। आगे हम देखते हैं कि हर्षद को दिल्ली जॉइंट पार्लियामेंट्री कमेटी के सामने बुलाया जाता है और तभी गवर्नमेंट से कोई ऑफिशियल हर्षद से मिलने पहुंचता है और उससे कहता है कि जॉइंट पार्लियामेंट्री कमेटी के सामने पीएम का नाम नहीं आना चाहिए। हर्षद फिर कहता है कि वो पीएम का नाम नहीं लेगा, पर गवर्नमेंट को भी उसे बचाना होगा। हर्षद फिर जेपीसी के सामने अपना बयान देता है कि ये सिटी बैंक का स्कैम है और सिस्टम में जो भी इलीगल एक्टिविटीज़ हो रही है उन सब की जड़ सिटी बैंक है। सिटी बैंक ने इंडियन मनी मार्केट में अपना दबदबा बना कर रखा है और उसे अपने तरीके से चला रहा है और सिस्टम की खामियों का इस्तेमाल कर वो अपना डोमिनेंट पोजीशन बरकरार रखे हुए है और 80% से ज़्यादा ट्रांजैक्शंस में ये लोग ही इन्वॉल्व है और किसी भी आउटसाइडर को वो इसमें एंटर करने नहीं देते। हर्षद फिर कहता है कि वो सारे इन्वेस्टिगेटिव एजेंसीज की मदद करने को तैयार है, मगर उसके खिलाफ सारे चार्जेस हटाए जाने चाहिए। हर्षद फिर जेपीसी को सिटी बैंक के पीएमएस यानी पोर्टफोलियो मैनेजमेंट स्कीम को इन्वेस्टिगेट करने को कहता है। आगे फिर त्यागी को जेपीसी के सामने बुलाया जाता है ताकि सिटी बैंक में हो रहे पीएमएस डील्स के बारे में पूछताछ की जा सके, जहां त्यागी बताता है कि उसके बैंक के सारे ट्रांजैक्शंस आरबीआई के गाइडलाइंस के अनुसार है,
पर जेपीसी की कमेटी बताती है कि उन्होंने सिटी बैंक के बुक्स देखे हैं जहां उन्हें बहुत से इरेगुलरिटीज देखने को मिले हैं। त्यागी फिर सिटी बैंक द्वारा देश में लाए गए इन्वेस्टमेंट्स और रेवल्यूशंस को गिनाता है और जानना चाहता है कि उसके बैंक्स पे ऐसे एलिगेशंस क्यों लगाए जा रहे हैं। वहीं दूसरी तरफ आरबीआई गवर्नर सुचेता और देवाशीष को दिल्ली जाने को कहते हैं क्योंकि कोई उनसे वहां एक इम्पॉर्टेंट अनऑफिशियल मीटिंग करना चाहता है। सुचेता और देवाशीष दिल्ली जाते हैं जहां उनकी मुलाकात जेपीसी के मेंबर से होती है और वो बताते हैं कि जेपीसी के पावर्स बहुत लिमिटेड है और वो इन्वेस्टिगेटिव बॉडी भी नहीं है। उनके पास बहुत सारे इन्फॉर्मेशन है पर उनका करना क्या है वो उन्हें पता नहीं, और वो चाहते हैं कि इन इन्फॉर्मेशन का इस्तेमाल कर सुचेता और देवाशीष अपने रीडर्स तक इसे पहुंचाए और बात बाहर आते ही सीबीआई को इन्वेस्टिगेशन करनी ही पड़ेगी। सुचेता और देवाशीष सारे फाइल्स को पढ़ते हैं और फिर सुचेता ये न्यूज़ छापती है कि हर्षद मेहता स्कैम बैंकिंग सिस्टम में स्थित इरेगुलरिटीज़ का हिस्सा है जिसे उसने इन्वेंट नहीं किया पर पूरे तरीके से इसका मिसयूज़ किया, और सिस्टम को साफ करने के लिए हर्षद के साथ साथ बैंक्स, सिटी बैंक और उसके ब्रोकर को इन्वेस्टिगेट किया गया जिसमें अजय केडिया भी शामिल था। आगे हम देखते हैं कि सिटी बैंक के हायर ऑफिशियल की मीटिंग फाइनेंस मिनिस्टर से होती है जहां वो बताता है कि उनके बैंक के कुछ डीलिंग में प्रॉब्लम है पर इसकी वजह से बैंक्स के क्लाइंट्स और कस्टमर्स को किसी भी तरह का लॉस नहीं हुआ, और ये भी बताता है कि कैसे 1990 में जब यूएस ने इंडिया पे ट्रेड सैंक्शंस लगाया था तब सिटी बैंक ने इंडिया को कंप्लीट सपोर्ट दिया था और वो अपनी तरफ से डीलिंग्स के अगेंस्ट एक्शन लेंगे। फिर हम देखते हैं कि सिटी बैंक के हायर ऑफिशियल त्यागी से मीटिंग करते हैं और बताते हैं कि बैंक्स के सारे ट्रांजैक्शन की स्क्रूटनी की जा रही है और एक प्रेस हियरिंग किसी भी वक्त हो सकती है, और त्यागी को इन्वेस्टिगेशन से दूर रखने के लिए उसे प्रमोट कर न्यूयॉर्क भेज दिया जाता है। फिर हम देखते हैं कि संत स्वामी को ऐसा लगता है कि ज्यों कि हर्षद ने जेपीसी के सामने सिटी बैंक तक को नहीं छोड़ा तो टाइम आने पे वो पीएम को भी इन्वॉल्व कर सकता है, और हर्षद पे प्रेशर बढ़ाने के लिए उसके घर नारकोटिक्स को लेकर एक और रेड कराई जाती है। इन सब से अपने आप को प्रोटेक्ट करने के लिए हर्षद एक वीडियो रिकॉर्ड करता है जहां वो बताता है कि इस देश में सिर्फ धुरंधर लोग ही धंधा कर सकते हैं और आम आदमी का ईमानदारी से यहाँ धंधा करना नामुमकिन है, लेकिन एक शॉर्टकट है संसद भवन से कनेक्शन। पर जरूरी यह है कि आपका कनेक्शन किससे है और कितने ऊपर तक है। जितना कनेक्शन ऊपर उतनी ऊंचाई तक आपका बिजनेस जा पाएगा। हर्षद फिर बताता है कि उसका भी दिल्ली से कनेक्शन है। 1991 के इलेक्शन के दौरान पार्टी को उसने दोनों हाथों से भर भर के पैसा दिया और इसके बारे में पार्टी के प्रचारक से लेकर पीएम तक सबको पता है, और 4 नवंबर 1991 को उसकी पीएम से मीटिंग भी हुई थी, और आज सीबीआई और दूसरे एजेंसीज उसके पीछे इसलिए पड़े हैं क्योंकि वो इस देश के पीएम और पार्टी के दूसरे बड़े लोगों के बारे में बहुत कुछ जानता है और सच जानता है। हर्षद फिर बताता है कि सीबीआई उसके और उसके परिवार के साथ कुछ भी कर सकती है और वो ये वीडियो एज अ प्रूफ बना रहा है। आगे हम देखते हैं कि प्रणव हर्षद को राम जेठमलानी के पास लेकर आता है और वो अब हर्षद के लॉयर है, और वो हर्षद को एडवाइस देते हैं कि अब से वो पुलिस या सीबीआई उससे जो भी पूछे वो अपना मुंह नहीं खोलेगा। आगे सीबीआई चीफ दास हर्षद को पूछताछ के लिए बुलाते हैं जहां वो जानना चाहता है कि 1991 2 से 4 नवंबर को बहुत बड़े बड़े अमाउंट विड्रॉल किए गए और वो इसके बारे में जानना चाहते हैं, पर हर्षद बताता है कि उसे कुछ याद नहीं। राम जेठमलानी फिर दास को लेटर लिख के बताते हैं कि 2 से 4 नवंबर के बीच किए गए विड्रॉल पॉलिटिकली सेंसिटिव है। हर्षद फिर गवर्नमेंट ऑफिशियल से मीटिंग करता है और उसके खिलाफ सारे चार्जेस हटाने का कबूलनामा रिटर्न में मांगता है जो उसे नहीं मिलता, जिसके बाद राम जेठमलानी प्रेस कॉन्फ्रेंस कर ये बताते हैं कि इस स्कैम में गवर्नमेंट का हाथ है क्योंकि 1 करोड़ रुपए पीएम को भेजे गए थे। आगे हम देखते हैं कि रूलिंग पार्टी के लोग ये बातें करते हैं कि हर्षद पीएम के बारे में झूठ बेच रहा है ताकि सारा अटेंशन हर्षद से हटकर पीएम पे आ जाए, और अगर इसी तरह से दोनों पार्टीज एक के बाद एक स्टेटमेंट देते रहे तो पीएम के लिए प्रॉब्लम हो सकती है। अगर हर्षद झूठ भी कह रहा हो लेकिन उसके इस झूठ की वजह से सत्ता में बैठे बहुत लोगों की छवि को वो पब्लिक में बिगाड़ रहा था, और दोनों पार्टीज के बीच सुलह की आवश्यकता थी और मोस्ट प्रोबेबली सुलह हो भी जाती है क्योंकि आगे हम देखते हैं कि हर्षद पीएमओ के खिलाफ दिए गए बयानों का खंडन करने लगता है जिसकी वजह से पीएम के खिलाफ लगाए गए आरोप कभी प्रूव नहीं होते, और हर्षद पे जो नारकोटिक्स का आरोप था उसमें भी आगे कुछ सबूत नहीं मिलते और हर्षद को स्टॉक मार्केट से बैन कर दिया जाता है। फिर हम देखते हैं कि मार्केट लगातार गिरता ही जा रहा था और जिन्होंने अपना सब कुछ मार्केट पे लगाया था उनका सब कुछ धुल चुका था, और इसी बीच हम देखते हैं कि हर्षद का दोस्त राहिल जिसने ब्याज में मार्केट से पैसा उठाकर स्टॉक मार्केट में लगाया था वो पैसा ना लौटा पाने के कारण सुसाइड करता है। पर राहिल अकेला बंदा नहीं था क्योंकि मार्केट क्रैश होने के कारण बहुतों का बहुत कुछ लुट गया। आगे हम देखते हैं कि सुचेता हर्षद के घर आती है और हर्षद मार्केट के क्रैश होने पे अपना पॉइंट ऑफ व्यू देता है क्योंकि उसकी वजह से मार्केट क्रैश हुआ और लोगों के ज़िंदगी भर की कमाई हवा हो गई, और सुचेता ये जानना चाहती है कि अगर वो मार्केट में दोबारा आता है तो क्या वो स्टॉक मार्केट में चल रही इस क्राइसिस को रिजॉल्व कर पाएगा, क्या उसमें अभी भी ये क्षमता है। हर्षद बताता है कि उसके अंदर वो क्षमता नहीं है
और उसे पता है कि उसकी वजह से बहुतों का नुकसान हुआ है, लेकिन मार्केट के गिरने का वो मुख्य कारण नहीं है और उसे छोटे इन्वेस्टर्स के लॉस का गिल्ट है, पर नुकसान तो उसका भी हुआ है। फिर हम देखते हैं कि राम जेठमलानी हर्षद से मिलते हैं और ये बताते हैं कि इस मामले को जल्द से जल्द सुलझाने का एक ही तरीका है। वो स्पेशल कोर्ट को बताया कि वो तैयार है सारे क्लेम्स को सेटल करने के लिए और सेटलमेंट कमीशन के पास इम्यूनिटी ग्रांट करने के पावर्स है, और अगर कमीशन मान जाता है तो हर्षद के जिन एसेट्स को फ्रीज किया गया था उसे डिफ्रीज कर दिया जाएगा। फिर हम देखते हैं कि सीबीआई हर्षद पे एक और केस करती है और ये बताती है कि सेटलमेंट कमीशन इम्यूनिटी फ्यूचर प्रोसिक्यूशंस पे ही दे सकते हैं, ऑनगोइंग केसेस पे नहीं। हर्षद फिर सुचेता के साथ अपने इंटरव्यूज कंटिन्यू रखता है और बताता है कि सीबीआई उसके केस को खास तरह से हैंडल कर रही है, क्योंकि सीबीआई ने उसकी पूरी फैमिली को नोटिफाई किया और आज उसके पास कुछ भी नहीं है, ना ही पैसे और ना कोई एसेट्स। और एक केस में एक एफआईआर होती है, पर उसके एक एक केस पे 7-7 एफआईआर्स है और देश की हर एक इन्वेस्टिगेटिव एजेंसीज उसके पीछे है और इनकम टैक्स वालों ने उस पर 10,000 करोड़ का केस किया है। और वो बताता है कि उसका सबसे बड़ा क्राइम ये है कि वो हर्षद मेहता है। कहानी फिर 1995 में पहुंचती है, जहां अश्विन अपने आप को कानूनी किताबों में इन्वॉल्व कर लेता है, जहां हर्षद उसे फिर से कुछ नया शुरू करने के लिए कहता है। हर्षद फिर सुचेता से उसके सोर्स के बारे में पूछता है जिसने उसके बारे में स्टोरी बताई थी, पर सुचेता अपने सोर्स के बारे में हर्षद को कुछ नहीं बताती। और हमें यह भी पता चलता है कि सुचेता और देवाशीष इस स्कैम पे एक बुक लिखते हैं जिसका नाम था द स्कैम, और फिर देवाशीष सुचेता को प्रपोज करता है और दोनों शादी कर लेते हैं। वहीं दूसरी तरफ हर्षद के एसेट्स बेचे जा रहे हैं, जहां उसकी लेक्सस भी बिक जाती है। कहानी फिर 1996 में पहुंचती है, जब सरकार बदलती है और उसे कुछ केसेस में रिलीफ भी मिली और वो अपने दिमाग का घोड़ा फिर से दौड़ाना शुरू करता है। और उस समय हर्षद के ऊपर 72 क्रिमिनल केसेस है और 600 से भी ज़्यादा सिविल केसेस। हर्षद फिर अपने मार्केट के एक्सपीरियंस का इस्तेमाल कर न्यूज़पेपर्स में कॉलम शुरू करता है ताकि वो लोगों के नज़र में रहे, और उसने अपनी एक वेबसाइट भी बनाई है। हर्षद फिर अपने ब्रदर इन लॉज के नाम पे कंपनी खोलता है, दमयंती ग्रुप, और फिर से ट्रेडिंग शुरू करता है और पहले के तरह ही कंपनीज के शेयर्स को ऊपर लेके जाता है। मगर उसी वक्त इंडिया न्यूक्लियर टेस्ट करता है, जिसकी वजह से फॉरेन इन्वेस्टर्स पैनिक कर जाते हैं और मार्केट से अपना पैसा खींच लेते हैं और मार्केट गिरने लगता है, और जिसकी वजह से हर्षद जिन शेयर्स पे काम कर रहा था उसके प्राइसेस तेजी से गिरने लगते हैं और मार्केट में इरेगुलरिटीज देखी जाती है। और सुचेता रिसर्च कर इस सारे मांजरे का पता लगा लेती है और वो अपने सारे रिसर्च को सेबी को फॉरवर्ड कर देती है ताकि वो इन्वेस्टिगेशन कर सके। सेबी को फिर हर्षद द्वारा क्रिएट किए गए दमयंती ग्रुप का पता चल जाता है और सारे इरेगुलरिटीज का भी पता चलता है। कहानी फिर पहुंचती है साल 2000 में, जहां अश्विन कस्टोडियन की पीरियडिकल रिपोर्ट्स को चेक करता है, जहां उसे पता चलता है कि 27 लाख शेयर्स मिसिंग है, जो अप्रॉक्सीमेटली 300 करोड़ के हैं, और वो इसके बारे में भूषण से पूछता है, जो बताता है कि वो बाद में चेक कर लेगा। अश्विन फिर ये सारी बात हर्षद को बताता है और कहता है कि कस्टोडियन के प्रीवियस किसी भी रिपोर्ट्स में ये शेयर्स नहीं है, जबकि उनके कंपनी के रिकॉर्ड्स में ये शेयर्स है, और जब हर्षद और अश्विन कस्टडी में थे तो शायद उस समय ये घपला हुआ हो। हर्षद फिर एक बार भूषण से चेक करने को कहता है, पर अश्विन कहता है कि उन्हें डायरेक्टली कस्टोडियन से बात करनी चाहिए, जहां कस्टोडियन इसकी इन्वेस्टिगेशन करवाता है। फिर हम देखते हैं कि भूषण गुस्से में हर्षद और अश्विन से मिलने पहुंचता है, क्योंकि सीबीआई ने उसे बुलाया है और ये बताता है कि शेयर्स गायब नहीं हुए बल्कि उसने बेच दिए। जब 1992 में कोर्ट ने सारे एसेट्स अटैच करने को कहे थे, उस वक्त भूषण ने इन 27 लाख शेयर्स को अटैच नहीं किया और फिर इन शेयर्स को बेच दिया। ये सुनते ही दोनों भाइयों का पारा ऊपर चढ़ जाता है और भूषण को भला बुरा कहता है कि तभी भूषण बताता है कि जब उसने ग्रो मोर ज्वाइन किया था तो उसे पार्टनरशिप ऑफर की गई थी, पर मिला कुछ नहीं। जहां मेहता ब्रदर्स ने नाम बनाया, पैसा बनाए, पर उसके पास कुछ भी नहीं था, तो इसलिए उसने शेयर्स बेच दिए। वहाँ फिर बहस होती है और हर्षद कहता है कि भूषण के इस कांड के वजह से सीबीआई को लगेगा कि हर्षद ने कुछ कांड किया है। सीबीआई फिर भूषण को बुलाती है, जहां वो बताता है कि 1992 में इन शेयर्स को अटैच नहीं किया गया और दोनों भाइयों ने मिलकर शेयर्स ओपन मार्केट में बेच दिए, और अभी कस्टोडियन के पास जाकर वो शेयर्स मिसिंग होने का नाटक कर रहे हैं और ये उनका एक नया स्कैम है। सीबीआई फिर हर्षद के घर रेड करती है और हर्षद को कस्टडी में लेती है और उसे बेनामी शेयर्स बेचने के जुर्म में इंटरोगेट करते हैं। और आगे हम देखते हैं कि जेल में हर्षद को चेस्ट में पेन होता है और उसे हॉस्पिटल लेके जाया जाता है, जहां उसकी डेथ हो जाती है। स्कैम के बाद सरकार ने बैंक्स और शेयर मार्केट के लिए बहुत सारे नियम कानून बनाए और बहुत कुछ बदला, लेकिन फिर भी कुछ नहीं बदला, और आज भी सिस्टम के लूप होल्स का इस्तेमाल कर ऐसे स्कैम्स हो रहे हैं, और यहीं ये सीरीज़ ख़त्म होती है। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगे तो इसे लाइक ज़रूर करना और अपने फैमिली और फ्रेंड्स के साथ शेयर करना। आगे आने वाले वीडियोज़ के लिए चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।